उसमें था क्या? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो फॉर्मूला आपको बताए थे, वी डी इक्वल टू एक तो ई बाई एम इंटू कितना, टॉर। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या? ई वी बाई एम एल इंटू कितना, टॉर। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन बताए थे कितना, आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, है ना? अब इसी में जब हम लोग एक वैल्यू पुट किए थे तो हम लोगों के पास एक रिलेशन आया था, ये वैल्यू जब इसमें पुट किए थे तो एक रिलेशन आया था v इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉर ए इंटू कितना, v। ध्यान देना। अच्छा यहाँ आई था। चलिए, चलो सुनो, बात नहीं करो। क्या हुआ? कोई दिक्कत? नहीं ना? सुनिए इधर, इतना चीज तक हम लोग लास्ट दिन बात किए थे। और ये आपको बोले थे क्या कि अगर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए, अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो टॉर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना? अगर यहाँ से बोले थे कि किसी गिवन कंडक्टर के लिए उसका लेंथ जो होगा, वो लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और ये भी क्या है? कांस्टेंट है। आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी गिवन कंडक्टर के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आपको बोला था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। और आपको बोले थे क्या कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी किसी गिवन कंडक्टर के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस हिसाब से जब हम लोग देखे थे तो इसी को हम लोग क्या लिखे थे कि ये v इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट और इनटू क्या है? I है। ये ना है, v इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू कितना है? I। और यहां से हम लोग क्या लिखे थे? v प्रोपोर्शनल I। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? ओम्स लॉ बोला था। अभी तक तो यही चीज पढ़े थे कि ओम्स लॉ में आपने यही देखा था क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या देखा था ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में आपने देखा था क्या? ओम्स लॉ में आपने देखा था क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या था भाई? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of conductor, across the terminal of conductor, across the terminal of conductor is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to क्या था? current flown through the conductor, current flown through the conductor। मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम लोग कल प्रूफ करके देखे थे क्या कि v प्रोपोर्शनल I होगा। कब? जब टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट टेम्परेचर। यहीं से हम लोग क्या किए थे भाई? तो यहीं से हम लोग क्या किए थे, प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में बदले थे, एक कांस्टेंट डाले थे r, और इस r को बोले थे कि ये r जो है ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसी आर को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसी आर को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो इसको आप इस चीज से कंपेयर करके देखिए, इस चीज से कंपेयर करके। तो आर के जगह पर आप पाएंगे कि एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉर ए है। कितना है? एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉर ए।
ml/ne² टॉर ए, और यही है क्या आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इतना बात भी हम लोग कल पिछले दिन तक कर चुके थे। अब आज आपसे पूछा जाए कि ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक ना, क्या बोले? हाँ, तो देखिए आज का जो पूरा क्लास होगा वो लगभग आपके 10th के जैसे ही होगा कि आज जो जो 10th में चीज पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखना है ये कि सबसे पहले क्या कि रेजिस्टेंस क्या चीज होता है, इस पर जरा सा चर्चा करिए। ये कहता है क्या कि रेजिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस का, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले कहता है क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। क्या है? किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है कि कंडक्टर से होकर के करंट के फ्लो को रोकता है। मतलब करंट को बहने देने से वो क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब अपोज कैसे होगा? तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से टकरा रही है, तो जितना ज्यादा कोई टकरा रहा है उतना ज्यादा उसको रुकावट पैदा हो रही है ना। नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है एक्सीलरेट होकर पट निकल जाता, लेकिन टकराने की वजह से इसको क्या हो रही है, बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है और ये धीरे धीरे इसके अंदर में चल रही है। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है क्या कि रेजिस्टेंस के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बाय which it opposes the, by which it opposes the flow of current, flow of current through it, जो इससे होकर के करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, इसको क्या करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस को बाबू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, और सिंबॉलिकली जो है तो इसको इस तरीके के जिगजैग पाथ के द्वारा भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद ये कहता है क्या कि जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कह रहा है क्या कि जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का वो ओम के सम्मान में, ठीक ना, ओम के सम्मान में इसका रेजिस्टेंस का SI यूनिट भी क्या रखा जाता है, ओम रखा जाता है। एंड द सिंबल यूज्ड इज, एंड द सिंबल यूज्ड इज ओमेगा। ये वाला सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल किस चीज के लिए है, ओम के लिए है, ओमेगा का सिंबल। बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज 10वीं क्लास में भी पढ़े थे। अब देखिए कि इतना के बाद आपको ये बात जानना है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। और देखिए एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट आपको समझ में भी आएगा, बहुत आसान चीज। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि R = ml/ne² टॉर ए। इसमें दो टर्म ऐसे हैं जो परम सत्य है, जिसको कोई भी बदल नहीं सकता है। एक है क्या, m, जो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m बराबर कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। इसको आप बदल नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? दूसरा चीज जो E बराबर है, E बराबर क्या चीज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस दोनों सत्य को आप बदल नहीं सकते हैं,
ये दोनों परम सत्य है कि किसी इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ही होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। मतलब कि रेजिस्टेंस इन दो बातों पर डिपेंड नहीं करेगा, एक तो मास पे और दूसरा E²। इन दो चीजों का चर्चा हम लोगों को नहीं करना है। अब देखो कि इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, लेंथ। एल क्या था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए कि जैसे जैसे हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, और जैसे जैसे हम लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा। मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक के घटाने से दूसरा भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और इसमें सबसे पहला चीज क्या है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको आउट क्या आ रहा है, वो पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस है आपका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कि कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आप सोचिए कि अगर हम कहीं पर जाएंगे तो हमको बहुत तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर कम दूर जाएंगे तो कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कम रुकावटें होगी, कम रेजिस्टेंस होगा। अगर अधिक दूर जाना होगा तो अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, अधिक रेजिस्टेंस होगी। बात समझ में आ रही है? तो छोटे रास्ते पर चलने की अपेक्षा लंबे रास्ते पर चलना ज्यादा कठिन है। इसका मतलब करंट जो चलेगा तो छोटे कंडक्टर में चलेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और बड़े कंडक्टर पे चलेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। मतलब कंडक्टर का जितना लंबा लेंथ होगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो तुम देखो यहां से एक चीज कि V इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए क्या, IR। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए। अधिक दूर चलेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए। क्यों कि R तो कांस्टेंट हो जाएगा और R इक्वल टू V/I रखना है। तो V बढ़ेगा जब भी तो करंट बढ़ेगा, जब भी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि जो लंबे लंबे दूर से जो हाई वोल्टेज तार आती है इसमें क्या किया जाता है, हाई पोटेंशियल जनरेट किया जाता है। क्या कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल खाएगा, पोटेंशियल खाएगा तो इससे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, रुकावट आएगी तो एनर्जी का लॉस ना होगा। रुकावट आ रही है, अधिक धक्का मुक्की करके हमको जाना पड़ रहा है तो इसमें एनर्जी अधिक लॉस होगा, है ना? तो एनर्जी जब अधिक लॉस होगा तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करेंगे जब तो मेरे पास कुछ मिलेगा। अगर कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो रास्ते में आते आते ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हाई पोटेंशियल में हाई टेंशन तार जो होता है, जो बहुत दूर दूर से आता है, वो बहुत हाई पोटेंशियल का होता है। कितने का, 33 kV का, 55 kV का, 11 kV का, है ना? अब देखिए ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा चीज आप देखिए, ये लेंथ वाली बात खत्म। ये एन देखो, ये एन क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कंडक्टर का ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। मेटल में अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मेटल का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिसाइड करता है, और जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा
उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब देखो कि अगर रेजिस्टेंस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि कैसा मटेरियल। अगर कॉपर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग तरह का होगा, एल्युमिनियम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग तरह का होगा, अगर आयरन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, अलग तरह का होगा। मतलब हर अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो दूसरा पॉइंट है वो रेजिस्टेंस तुम्हारा डिपेंड करता है किस चीज पे, रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है आपके उसके नेचर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, तो मटेरियल के नेचर को इंडिकेट कर रहा है कि वो किस नेचर का मटेरियल है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा बात देखो, ये टॉर है। अगर तुम बताओ कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को अधिक एनर्जी मिलेगा, अधिक एनर्जी मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 वाइब्रेट करने लगेगा, और जितना जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा उतना अधिक टकराएगा, उतना जल्दी जल्दी टकराएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्यों कि पहले आराम आराम से टकरा रहा था, अब हम आराम आराम से तो खैर कभी नहीं टकरा रहा था, पहले भी जल्दी जल्दी टकरा रहा था, लेकिन जब टेम्परेचर दिए तो उसको और एनर्जी मिल गया, और एनर्जी मिल गया क्या होगा, और जल्दी जल्दी टकराने लगेगा। तो पहले जितना टाइम में ये टकराता था उतना टाइम में अब अधिक टकराने लगेगा, मतलब टकराने का समय क्या होगा, कम। और टकराने का समय कम हो गया, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन टाइम घटता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और ऐसे ही टेम्परेचर को घटा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो क्या है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है क्या कि जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है, ये क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे भाई, तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आपका ml/ne² टॉर ए, इसमें टॉर अगर घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टॉर के घटने से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और जैसे ही आप इसमें टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो टेम्परेचर घटाने के साथ रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा भाई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो रेजिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर देखना कि ये कंडक्टर का एक अवगुण है। क्यों है भाई अवगुण, तो हम जैसे जैसे किसी हीटिंग इफेक्ट वाले एलिमेंट का यूज करेंगे, जैसे बल्ब का यूज कर रहे हैं तो बल्ब हीट होता है, अगर आयरन का यूज कर रहे हैं तो आयरन हीट होता है, अगर हम हीटर का यूज कर रहे हैं तो हीटर क्या होता है, हीट होता है। तो हीट होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने में ज्यादा दिक्कत होगा, ज्यादा एनर्जी खत्म होगा, और ज्यादा एनर्जी खत्म होगा तो हमारा एनर्जी क्या होगा, ज्यादा लगेगा।
ज्यादा एनर्जी खत्म होगा तो पैसा भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, बिजली बिल ज्यादा उठेगा। इसीलिए इसको जो है सो रिप्लेस कर दिया गया। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि सारी चीजें कंडक्टर से सेमीकंडक्टर के तरफ रिप्लेस हो रही है। ओके, ये क्या बोल रहे हो सर? तो पहले के जमाने में एक बल्ब होता था अपने पास, जिसका कुछ ऐसा शेप होता था, ऐसे गोल सा, इसमें एक ऐसा फिलामेंट लगा हुआ होता था। बड़ी शानदार बल्ब बन गया है ना। ऐसा बल्ब होता था लाल कलर का, कितने का भाई? 100 वाट का। 100 वाट का बल्ब होता था। अब ये बल्ब का ये टंगस्टन जो फिलामेंट होता था, ये फिलामेंट क्या है? कंडक्टर है। हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, और हीट होने से और ज्यादा रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा ही। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये 100 वाट का बल्ब था, रोशनी कितना देता था? नाम मात्र का। क्यों? कि ये कंडक्टर से बना हुआ बल्ब है, इसमें कोई सेमी कंडक्टर नहीं है। लेकिन आजकल का एक बल्ब होता है जिसको हम लोग एलईडी बल्ब बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलईडी। और इस एलईडी बल्ब में अगर आप कभी खोल के देखे होइएगा तो बहुत सारा चॉकलेट के जैसे ऐसा ऐसा बना हुआ होता है, किसी में 2 पैर रहेगा, किसी में 3 पैर भी रहेगा, लगा हुआ रहता है कि नहीं? तो वो सारे चीज जो है वो सेमी कंडक्टर के बने हुए होते हैं। कोई 2 पैर वाला है जिसको डायोड बोलते हैं, कोई 3 पैर वाला है जिसको ट्रायोड बोलते हैं। ये सारा क्या है? सेमी कंडक्टर है। और सेमी कंडक्टर का एक स्पेशल गुण ये है कि उसमें हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। तो भाई एलईडी बल्ब को भी जलाएंगे तो वो बिल्कुल स्लाइटली लेकिन हीट तो होता है, और वो हीट होने से क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस और कम कर देगा। रेजिस्टेंस और कम कर देगा तो एनर्जी का बचत होगा। तो इस 100 वाट के बल्ब के सामने में एक 9 वाट का एलईडी बल्ब जो है तो इससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा अधिक अच्छा रोशनी करता है। करता है कि नहीं? तो इससे हो क्या रहा है कि एनर्जी यहाँ 100 वाट लग रहा है, यहाँ 9 वाट लग रहा है, और इतना एनर्जी हमारा क्या हो रहा है? बच रहा है। तो धीरे धीरे अगर हम कंडक्टर से सेमी कंडक्टर के तरफ माइग्रेट किए, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एनर्जी अधिक कंज्यूम करता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ये आपको पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे, सबसे लास्ट चैप्टर है आपका सेमी कंडक्टर, वहां पर ये पढ़ना है। तो वहां पर हम शुरू ही करेंगे कि आखिर क्यों सेमी कंडक्टर को पढ़ें, क्या जरूरत पड़ गई सेमीकंडक्टर लाने की। तो वहां एक सबसे मेजर कारण ये भी बनता है क्या कि यहाँ हीट बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में हीट बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। समझ में आ रहा है बात? एक दूसरा कारण भी वहां पर पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टर से होकर के दोनों तरफ आप करंट बहा सकते हैं। अगर इधर प्लस जोड़ोगे इधर माइनस जोड़ोगे तो करंट ऐसे बहेगा। अगर उल्टा दिए बैटरी, इधर माइनस कर दिए इधर प्लस कर दिए, करंट उल्टा बहने लगेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में हमेशा यूनी डायरेक्शनल करंट बहता है, एक ही डायरेक्शन में, रिवर्स भी करंट उसमें नहीं बहेगा। तो ये दो कारण है, जिस दोनों कारणों के कारण हम लोग कंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं किससे? सेमीकंडक्टर से। पहले कंडक्टिंग टेलीविजन आता था, बड़ा सा बक्सा के जैसे आता था ना। आजकल एलईडी स्क्रीन देखो, कितना पतला स्क्रीन है ना। तो उसमें पिक्चर ट्यूब लगा हुआ होता था यूनी डायरेक्शनल करंट के लिए। होता था ना पहले वाले टीवी में पिक्चर ट्यूब, पीछे से जो बड़ा सा स्क्रीन रहता है वो पिक्चर ट्यूब रहता है, और वो बहुत हैवी है, उसको कैरी करना काफी कठिन है, कहीं गिर गया तो टूट गया, महंगा है। लेकिन ये एलईडी स्क्रीन कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत पतला है, लॉन्ग लास्टिंग है, कम एनर्जी कंज्यूम करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इन सारे चीजों की वजह से कंडक्टर को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है हमारे तरफ से, और क्या आ रहा है? सेमी कंडक्टर। ध्यान देना, सेमीकंडक्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्या, कि जितने भी आप स्टोरिंग डिवाइस बनाते हैं, डाटा स्टोरिंग डिवाइस जस्ट लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन स्टोरेज, ये सारा जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे इम्प्रूव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? पहले आप अगर 20,000 25,000 का फोन खरीदते थे तो उसका स्टोरेज कितने का होता था? 256 MB का। फोन अंदर रख लो तो पिटा जाओगे, बहुत देर से देख रहे हैं। सुनो, तो क्या बोले कि भाई पहले 20,000 25,000 का फोन खरीदते थे हम लोग तो स्टोरेज कितने का होता था? 256 MB का होता था कि नहीं? नोकिया वाला आता था बड़ा सा, कितना का स्टोरेज होता था उसमें? 256 MB का। आज अगर हम
अगर आज हम अगर जो है तो 20,000 25,000 का फोन खरीदते हैं तो उसमें 256 GB का स्टोरेज होता है। तो ये है क्या चीज, ये सेमी कंडक्टर का इन्वेंशन है कि हम लोग इतना बड़ा बड़ा डाटा को इतना छोटे से प्लेस में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और अपना स्टोरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमको वहां पर ये कंडक्टर के जगह सेमी कंडक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब याद आ रहा है आपको, कभी पढ़ा रहे थे मटेरियल 3 तरह का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, जिसमें हम बोले थे कि सेमी कंडक्टर को अभी छोड़ दो, ये कंडक्टर का भी बाप है, बोले थे ना। अब बातें समझ में आ रही है कि क्यों बाप है, जो चैप्टर पढ़ोगे और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये टॉर तक बात हो गया, लास्ट बचा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगला पॉइंट जो है वो हम लोग लिखेंगे क्या, चौथे नंबर पे, कि रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आर, देखिएगा ध्यान से, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रेजिस्टेंस। ऐसा सोचो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर क्या होगा, मोटा कि पतला, मोटा होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, मोटा होगा। तो आप सोचिए कि पतले रास्ते पे चलेंगे तो ज्यादा रुकावट आएगी, कि चौड़ी सड़क पे चलेंगे तो ज्यादा रुकावट आएगी, पतली पे चलेंगे तो ज्यादा रुकावट मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहने का मतलब रास्ता कैसा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिक्कत करके जाना पड़ेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है मतलब चौड़ा सड़क है, चौड़ा सड़क पे हम कम रेजिस्टेंस में जाएंगे, आराम से जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो क्या थी, कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, उससे होकर के करंट के फ्लो को रोकता है। किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो पहला लेंथ पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। मास को और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इतनी बातें थी। अब ध्यान से देखना कि अगर अगर हम लोग यहां से लिखते हैं R इक्वल टू M बाई एन ई स्क्वायर टॉर और L बाई E, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को थोड़ा अरेंज करके लिखे, ML बाई एन ई स्क्वायर टॉर ए। अब इसमें देखिए कि किसी गिवन कंडक्टर के लिए और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, क्योंकि ओम्स लॉ का अब हम लोग बात कर रहे हैं, और ओम्स लॉ में जब भी बात करेंगे क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए कि फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी गिवन कंडक्टर के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, आप ध्यान से देखिएगा कि M जो है, जो M है वो M क्या होगा भाई, आपका कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं। M कांस्टेंट कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। N जो है सो गिवन कंडक्टर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। E जो है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब टॉर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इन्हीं सारे कांस्टेंट को मिला करके हम एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, जिसको बोलते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए, जहां वेयर रो इक्वल टू जो है वो रो इक्वल टू कितना है, तो रो इक्वल टू इस ब्रैकेट में जितना चीज है उतना चीज को लिखे हैं।
यह है कितना, m बाई एन ई स्क्वायर टॉर, कितना है, m बाई एन ई स्क्वायर टॉर। और ध्यान देना कि ये रो का वैल्यू केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर का तो यहाँ डिस्कस ही नहीं करना है, क्यों कि टेम्परेचर तो हमको कांस्टेंट ही लेके चलना है। तो केवल रो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिसाइड करता है। मतलब अगर नेचर ऑफ मटेरियल दे दिया कि कॉपर का मटेरियल है, तो चाहे वो इतना पतला रहे चाहे इतना मोटा रहे, रो का वैल्यू लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, रो का वैल्यू लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वेयर रो इक्वल टू इतना इज अ कांस्टेंट, रो क्या है, कांस्टेंट है, एंड इट इज नोन एज, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इट इज नोन एज क्या, रेजिस्टिविटी। इसको किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी के नाम से। अब देखो तुमसे बोलेगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ओम्स लॉ का बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही, कॉपर का तार दे दिया मतलब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिस्टेंस एम डिस्टेंस कांस्टेंट सारा। अब देखो कि ये क्या कह रहा है, इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज क्या, रेजिस्टिविटी। अब ध्यान देना, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस हो रहा है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करता है केवल, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रो जो है ये ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। क्या कि मटेरियल मीडियम का या कंडक्टिंग मीडियम का नेचर कैसा है, इस बात पर केवल रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। दूसरा बात तुम ये भी कह सकते हो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। क्यों भाई साहब, कि अगर टेम्परेचर को बदलेंगे तो टॉर बदलेगा और टॉर बदलेगा तो रेजिस्टिविटी भी बदलेगा। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, तो तुम कहोगे कि दोनों मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। दोनों मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। लेकिन रेजिस्टेंस कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, एल और ए पर डिपेंड करता है। एल और ए क्या डिसाइड करेगा कि शेप और साइज क्या है, समझ में आ रहा है। लेकिन रेजिस्टिविटी इसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल गिवन है, कॉपर का तार इतना छोटा सा है तो भी रेजिस्टिविटी उतना ही होगा जितना कॉपर के पहाड़ का रेजिस्टिविटी हो। बात समझ में आ रहा है, शेप साइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस साइज के बदलने से बदल जाएगा, लेंथ के बदलने से बदल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बदलने से क्या होगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आपसे कोई आदमी पूछे कि ये तो जान लिए आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई ए। अब यहां से ध्यान से देखो कि अगर हमको रो इक्वल टू लिखना है तो आर ए बाई एल लिखेंगे कि नहीं, ए को इधर लेके आए एल को भी इधर लेके आए, आर ए बाई कितना हो गया। अब देखो कि रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम, एरिया को क्या लिखते हैं, और नीचे लेंथ है इसको क्या लिखते हैं, 1 मीटर से ये स्क्वायर खत्म, बचा क्या, ओम मीटर। तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, ओम मीटर। बात समझ में आ गया, रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या, ओम मीटर। तो आज आप क्या सब जाने, आज आप जाने ओम्स लॉ से कि ये जो V बराबर आई आर होता है, इसमें R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर टॉर ए होता है, ये जाने। और आप ये जाने कि ये जो R इक्वल टू ml स्क्वायर होता है, R इक्वल टू जो रो एल बाई ए होता है, इस रो एल बाई ए में रो बराबर जो होता है ये m बाई
एन ई स्क्वायर। बात समझ में आया? अब ये रो एल वाई ए, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है तुम्हारे लिए। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे कब? अगले दिन। आज क्या पढ़े? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। हम लोग अभी चल रहे हैं किस चीज में? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़े क्या है? ओम्स लॉ का प्रूफ देखे क्या है? ओम्स लॉ से दो टर्म निकल के आया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस देखे क्या है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस से निकल के आया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो दोनों क्या है? प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, जो चार्ज के फ्लो को या करंट को रोकता है। रेजिस्टिविटी साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस साइज और शेप पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? किसी गिवन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, गिवन कंडक्टर के लिए उसका शेप साइज कंसीडर करेंगे तब। अगर ये है ऐसा तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसको मोड़ के इसका साइज बदल देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी को शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग अगले दिन क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इतना पर